तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं उदारवाद के बाद जो है नव उदारवाद का एक जन्म होता है। नव उदारवाद का जन्म भी उदारवाद की कमियों को दूर करने के लिए आया था। तो आइए देखते हैं नव उदारवाद का महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि नव उदारवाद जो लेसेस फेयर की नीति थी, यानी अहस्तक्षेप की नीति थी उदारवाद की, उस नीति को पुनः से लागू करने की बात की। बात इसमें यह है कि उदारवाद के दौरान एक ऐसा दौर आया जो उसका उदारवाद का अंतिम चरण था। उस अंतिम चरण में कंडीशन यह हो चुका था कि लेसेस फेयर की नीति जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, यानी कि लेसेस फेयर की नीति या ये कह लें कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी थी। उसको पुनः लागू करने के लिए नव उदारवाद जन्म लिया और नव उदारवाद जो है आया और कुछ उस उदारवाद की कमियों को दूर करने के लिए ये अपना कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए। इसके प्रमुख समर्थक भी हैं या दार्शनिक कह लीजिए, उन दार्शनिकों को बता दूंगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उदारवाद का जन्म क्यों हुआ और इसके प्रमुख दार्शनिक क्या हैं, ये इसके महत्वपूर्ण पहलू ये है। प्रश्न इसी से बनाता है, यही दो प्रश्न हैं जो बनते हैं। मात्र ये 5 मिनट का वीडियो है, इसे आप लोग इत्मीनान से देख लीजिएगा। इससे कोई भी प्रश्न आपको अगर आता है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि उसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नव उदारवाद क्या है। तो नव उदारवाद को समझने के लिए देख लीजिए कि इसमें है यह उदारवाद के अहस्तक्षेप नीति को फिर से लागू करने की बात की, यानी लेसेस फेयर को की ये वकालत किया है। यानी नव उदारवाद लेसेस फेयर की नीति को लागू करने की एक तरह से वकालत किया है। आगे देखिए कि इसका नेक्स्ट बिंदु क्या है कि कल्याणकारी राज्य को यानी वेलफेयर स्टेट को आर्थिक विकास में बाधक माना। इसने कहा नव उदारवाद ने कि जो वेलफेयर स्टेट है या कल्याणकारी राज्य है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में या उसे मजबूत करने में या विकास में या समृद्धि में ये कहीं ना कहीं ये रुकावट का कार्य करता है। यानी कि ये सीधे सीधे वेलफेयर स्टेट को ये ख़त्म करने की बात करता है। आगे देखिए, राज्य में फैले हुए दूर दूर तक जो कार्य क्षेत्र थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राज्य से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र थे, उन कार्य क्षेत्र को दूर दूर तक जो मतलब इनका विस्तार कुछ ज़्यादा ही हो गया था, या यूं कह लें उदारवाद की नीतियों का जो एक तरह से फैलाव हो गया था, जिसकी कोई सीमा नहीं समझ में आ रही थी, उसे जो है एक तरह से एक रोलिंग प्लान लाया। रोलिंग प्लान इसे कहते हैं कि रोलिंग बैक द स्टेट, ये एक प्लान लाया और इस नव उदारवाद जो है ये बताने का प्रयत्न किया कि जो उदारवाद के फैले हुए जो हैं बहुत सारे इसमें दूर दूर तक फैले हुए नीतियां हैं, कार्यप्रणालियां हैं, उनको जो है समेटने की जरूरत है। यानी बैक टू रोलिंग प्लान की बात किया है। ये हो गया यानी रोलिंग बैक द स्टेट। आगे इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न बनाता है ये बैक टू द स्टेट, रोलिंग बैक द स्टेट, रोलिंग बैक द स्टेट, इसे बार बार प्रश्न बनाता है। आप लोग जो है निश्चित रूप से जो है इसे याद कर लीजिएगा। एक और बात थी कि 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन और यूएसए में ये काफ़ी प्रचलन में था। यानी 1980 के दशक में यूएसए और ब्रिटेन में ये विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। कौन? नव उदारवाद। नव उदारवाद जो है 1980 के दशक में 2 देशों को ये काफ़ी प्रभावित किया था, यानी उसमें जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट देखते हैं उदारवाद के संदर्भ में, नव उदारवाद के संदर्भ में एक नई पॉइंट कि नई पॉइंट का ये मेन प्रश्न यही था आप लोगों का, या इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रख लीजिए। ये है नव उदारवाद के जो दार्शनिक हैं या समर्थक हैं, उन दार्शनिक समर्थक मेनली जो 4 हैं, इन चारों का नाम आपको याद रखना निश्चित रूप से आपका ये कर्तव्य बनता है कि इसे याद रखिए, क्योंकि इनके नाम से जो है प्रश्न बनता है। इन चारों में हेयक हैं, बर्लिन है, फ्रीडमैन है और नॉजिक हैं। ये 4 हैं जिनका नाम जैसे F.A. हेयक हो गया, अल्जीरिया बर्लिन हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन हो गया और रॉबर्ट नोजिक हो गया। रॉबर्ट नोजिक के नाम से इसे जाना जाता है। यही चारों हैं जो आपको बार बार पूछता है इन चारों से कि मतलब ये किसके समर्थक है। नव उदारवाद के समर्थकों का एक नाम दे देगा, अब बोल देगा कि इसमें कौन नहीं है।
या फिर इसमें कौन नव उदारवाद का समर्थक है। तो ये रहा है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। और नेक्स्ट है, इसमें एक और चीज देखने को मिला था कि समकालीन विश्व में, तत्कालीन विश्व की स्थिति जब देखा जाए, विश्व की स्थिति देखेंगे तो उसमें जो है नव उदारवाद जो है क्या काम कर रहा था। इसमें 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम कर रहा था, यानी उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये 3 काम कर रहा था, यानी 3 काम में, यानी कि ये तीनों जो है इनकी प्रवृत्तियों को टोटल जो है ये बढ़ाने की बात किया है। यानी ये बोला है, एक तरफ तो इसने यहीं पे विरोधाभास कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ राज्य के फैले हुए जो जितने भी कार्य थे उसे रोलिंग बैक द स्टेट की बात करता है, और दूसरे तरफ वहीं पे नव उदारवाद जो है ये उदारीकरण ठीक है, निजीकरण ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण है ये कहीं ना कहीं अपने ही नियम को तोड़ते हुए नजर आता है। लेकिन छोड़िए, ये आपको याद रखना है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को ये जो है बढ़ावा देने की बात करता है, ये जो है नव उदारवाद। और नव उदारवाद की एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का जो नियंत्रण है, यानी प्रशासनिक अकुशलता या भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा देता है एवं जनसाधारण की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ये नहीं कर पाता। यानी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का जो नियंत्रण, प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा देता है, वो जनसाधारण की बुनियादी जो है आवश्यकताएं हैं उनकी ये पूर्ति नहीं कर पाता है। ये इसके जो है एक तरह से नेगेटिव पॉइंट रखिए, और इसे यही एक आपका नोट पॉइंट है। तो आप देख लिए होंगे नव उदारवाद के बारे में, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो है एक बैक टू रोलिंग प्लान की बात करता है, रोलिंग बैक टू स्टेट की बात करता है, रोलिंग बैक द स्टेट की बात करता है। दूसरे तरफ ये जो है कहता है कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ये बात करता है। ये 3 चीज़ों की बात करता है यहाँ पे। और इसके प्रमुख समर्थकों में 4 महत्वपूर्ण समर्थक हैं, इनको याद रखिएगा, हेयर, फ्रीडमैन, बर्लिन और नॉजिक। हेयर, फ्रीडमैन, इसके 4 समर्थक हैं, हेयर, बर्लिन, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, इसके 4 समर्थक हैं। इन समर्थकों का नाम याद रखिएगा, यही आपका इम्पोर्टेंट है और इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है। मात्र ये 5 मिनट का आपका वीडियो है, ये इससे 2 क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए मैं सोचा कि उदारवाद के बाद नव उदारवाद जो इसका आया हुआ था वो आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।